साथियों, दो तीन चार बातें मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो ये कि सिर्फ अपनी सीमाएं मैं राइट टू एजुकेशन तक नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा जो है वो मुल्क के हालात से अलग रह के अपना काम नहीं कर सकती, क्योंकि शिक्षा का एक बड़ा लार्जर कंटेक्स्ट है। शिक्षा का मकसद सिर्फ रोज़गार पाना नहीं है। शिक्षा का मकसद सिर्फ कुछ लिखना पढ़ना, कुछ गणित के सवालों को सीख लेना, हल कर लेना, यही शिक्षा का मकसद नहीं है। शिक्षा का मकसद है एक इंसानी समाज बनाना, तरह तरह के लोगों को, जो विभिन्न मज़हब, विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति के लोग हैं, उनको एक साथ रखने के लिए रहने का तरीका सिखाना, ये भी शिक्षा का मकसद है। और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कमीशंस ने इन बातों को दोहराया है, इन बातों को कहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी शिक्षा को जब एलोबरेट किया है तो उसके ब्रॉडर रोल के बारे में उसकी बातचीत की है। और इसलिए शिक्षा के जरिए क्या क्या हमको करना चाहिए, इसके बारे में हमने बहुत आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी जब भी डिस्कशन हुआ है, तो एजुकेशन का एक बड़ा रोल रहा है, सोशल ट्रांसफॉर्मेटिव रोल रहा है। सामाजिक बदलाव के एक इंस्ट्रूमेंट के बतौर शिक्षा को हमेशा देखने की कोशिश की गई है। तो लेकिन आज जो हालात हैं वो उसमें शिक्षा का जो मकसद है उसको बहुत सीमित करने की कोशिश हो रही है, और बल्कि कहिए तो उसका जो लार्जर पर्सपेक्टिव है, जो उसका ब्रॉडर उद्देश्य है, उस उद्देश्य से काट के शिक्षा को महज रोजी रोटी पाने के साधन के रूप में पेश किया जा रहा है। या फिर शिक्षा हम कहते हैं जोड़ने वाला एक विषय है। शिक्षा कोई सड़क बनाने वाली परियोजना नहीं है, शिक्षा कोई पुल बनाने वाली परियोजना नहीं है, कोई मेट्रो वाली परियोजना नहीं है। शिक्षा जो है लोगों के जहन को बनाने, बदलने, उनको प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और इसलिए आप देखते होंगे कि जब भी राजनीति में कोई बदलाव होता है तो उसका असर शिक्षा पे पड़ता है। या यूँ कहिए कि शिक्षा भी एक माध्यम होती है, राजनीति की दिशा को बदलने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। इसलिए हर लोग शिक्षा पे अपना को कंसंट्रेट करते हैं, और नई पीढ़ी के लिए तो वो बहुत ही मायने रखती है। बहुत ही नई पीढ़ी का क्या माइंड सेट होगा, कल का फ्यूचर क्या होगा मुल्क का, ये सब चीज़ें शिक्षा के जरिए हम तय करते हैं। और लेकिन वो सारा जो मकसद है शिक्षा का, उसको धीरे धीरे कमज़ोर करते जाने की कोशिश हो रही है। और अब तो सिर्फ इतना हो गया है कि बाज़ार की जो ज़रूरतें हैं उसको शिक्षा के माध्यम से पूरी करना है। बाज़ार में कुछ टेक्नोक्रेट चाहिए, कुछ क्लर्क चाहिए, कुछ इस तरह के लोग चाहिए, तो उस हिसाब से शिक्षा को डिज़ाइन किया जा रहा है। अब आप देखिएगा तो हायर स्टडीज़ में जो रिसर्चें होती थी, जो बहुत सारे जो स्टडी थी, बहुत सारे जो फिलॉसफी है, सोशल साइंसेज है, हिस्ट्री के बारे में, ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे गायब होती चली जा रही हैं। और अब क्या हो रहा है कि स्कूल से हायर एजुकेशन तक प्रोफेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं कि भाई आप 5 साल का कोर्स ले लीजिए, आप 8 साल का कोर्स लीजिए। बेसिक एजुकेशन गायब होती चली जा रही। और अब ज़्यादा जोर जो है वो है कि डिजिटलाइजेशन किया जाए। अब देखिए, मैंने अभी MHRD ने एक अभी सोचने समझने के लिए एक वर्कशॉप की थी। वर्कशॉप किया था तो हमने उसमें देखा कि फिजिकल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे चर्चा हो रही है। अब दर्शन नहीं है शिक्षा के अंदर, अब सोशल साइंसेज नहीं है शिक्षा के अंदर। अब ये सब चीज़ें, रिसर्च और स्टडी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ से भी गायब होती चली जा रही हैं। और कोई एक वर्ल्ड बैंक का या कोई IMF का या कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक का कोई इंस्टीट्यूशन है, अब वो रिसर्चेज कर रहा है। और रिसर्चेज वो कर रहा है, इस तरह की फाइंडिंग्स ला रहा है जिसकी जो मार्केट की मांग है
उस तरह के रिसर्चेज अब प्रायोजित किए जा रहे हैं। तो उन रिसर्चेज को अब जो यूनिवर्सिटीज़ का काम था कि वो देश के अंदर जो क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में गहन रिसर्च करें, लोगों के साथ बातचीत करें, वहाँ से चीज़ों को, फाइंडिंग्स को ले आएँ और वो फाइंडिंग्स जो है वो पॉलिसी को तय करें। देश में कैसी पॉलिसी होगी, ये पॉलिसी रिसर्चेज और स्टडीज़ के जरिए तय हो। उसमें हायर एजुकेशन का एक बड़ा रोल हुआ करता था, उससे पॉलिसी तय हो। अब वो नहीं हो रहा है। अब यूनिवर्सिटी से, इसीलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या दूसरे सब जो है, या यूनिवर्सिटीज़ को भी आप देखिए बहुत तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हैदराबाद या इस तरह के जो तरह तरह के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर खुद भी बहुत सारी जगहों पे अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यहाँ से ये सब काम ख़त्म किए जा रहे हैं। ये सब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को कहा जा रहा है कि आप सेल्फ फाइनेंस करिए, खुद अपना फाइनेंस खड़ा कीजिए। तो फाइनेंस खुद खड़ा करने का मतलब हो गया सरकार आपको मदद नहीं करेगी। इवन IIT IIM से भी कहा जा रहा है, जो दुनिया में सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, अभी भी रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2 होते हैं। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उस तरह का नहीं है, दुनिया के लोगों के साथ कम्पीट करते हैं। उनको भी कहा जा रहा है कि आप फाइनेंसिंग अपना इंतजाम खुद कीजिए। तो मतलब ये कि आप उनको प्रोफेशनल कोर्सेज दीजिए और बेचिए और पैसा लीजिए और उससे चलाइए। अभी 200% IIT की फ़ीस बढ़ गई, आपको मालूम होगा 200% फीस बढ़ गई। तो गरीब बच्चे जो हो जाते थे बिहार में सुपर 30 वगैरह के जरिए, अब उनके लिए बहुत मुश्किल है एजुकेशन IIT वगैरह में जारी रखना। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि बैंकों से आप लोन लीजिए। और हिंदुस्तान में बैंक से लोन, जावेद साहब आप बताइए, बैंक से लोन उसको नहीं मिल सकता जिसके पास प्रॉपर्टी ना हो, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर एजुकेशन लोन नहीं मिल सकता। एजुकेशन लोन लेने के लिए भी आपको अपनी प्रॉपर्टी मार्गेज करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कि अगर 200% आपने फीस बढ़ा दिया IITs की और कह रहे हैं आप कि बैंकों से लोन लेके पढ़ो, और वो ठिलिया वाले इसका लड़का अगर आ गया सुपर 30 करके किसी तरह से, तो वो तो आगे पढ़ाई जारी रख ही नहीं पाएगा, उसको तो अब वापस जाना होगा। तो ये भी एक बड़ी साजिश है, जिस साजिश में हायर एजुकेशन से गरीब तबके को, जिनके पास, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो लेबर श्रम है, लेबर जो है वो बहुत ही, लेबर श्रम से जुड़ा हुआ जो समाज का हिस्सा है उसके अंदर बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिलते। तो अवसरों को ज़्यादा से ज़्यादा आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो श्रमिक हिस्सा वो आपके मेन स्ट्रीम में, लीडरशिप में ना आने पाए। इंजीनियरिंग, मेडिकल या साइंटिस्ट या इस तरह की चीज़ें जो है वो इन इलाकों में वो आने ना पाए। तो इसलिए आपने एक तरफ फीस बढ़ा दिया, दूसरी तरफ कहा कि बैंकों से लोन लीजिए। पॉपुलर इमेज बना रहे हैं कि हम तो लोन बांट रहे हैं, लोन उसको मिल नहीं सकता है, तो वो एक स्थिति में अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो देश में आप संकट देख रहे हैं वो एजुकेशन पर भी बहुत भारी संकट है। और उस संकट में आप समझ रहे होंगे कि हायर एजुकेशन में इस समय 75% प्राइवेट सेक्टर घुस गया है। स्कूल एजुकेशन में भी 65% प्राइवेट सेक्टर घुस गया है। सेकेंडरी एजुकेशन में 65%, और ये जो है स्कूल एजुकेशन में भी अभी 35 और 65 का है रेशियो, लेकिन कुछ राज्यों में तो ये 50-50 हो गया है। तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर, हेल्थ तो बहुत ही बुरी हालत है, आप जानते हैं। हेल्थ में तो अब पैसा नहीं है तो आप इलाज नहीं करा सकते कहीं, मतलब बहुत बुरा हाल है। और सरकार कहती है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए आप, और हेल्थ इंश्योरेंस की क्या कहानी है उसके बारे में आप सब जानते हैं। सब पब्लिक हेल्थ वगैरह सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। भारत जैसे देश में 1% 1.2% GDP का आप हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं। सबसे शिक्षा से भी बुरा हालत पब्लिक हेल्थ का है, और धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और जब मैं प्राइवेट सेक्टर की चर्चा कर रहा हूँ तो आप नहीं हैं उसमें, आप लोग जो छोटे मोटे स्कूल और ये सब कम्युनिटी की मदद से चलाते, वो नहीं है। इसमें इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इसमें कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर आ रहे हैं, जिनको लगता है कि हेल्थ और एजुकेशन ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको हर आदमी हासिल करना चाहता है। तो इसलिए अगर वो हासिल करना चाहता है तो इसका बाज़ार बहुत बड़ा है
और इस बाजार में इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा कमाया जा सकता है, वो लोग आ रहे हैं। ये कम्युनिटी लेड प्राइवेट सेक्टर नहीं आ रहा। पहले सोसाइटी आती थी, पहले इस तरह के गांव इलाके के लोग स्कूल चलाते थे, मैनेजमेंट उसका करते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर तो सारे सेकेंडरी स्कूल्स मैं देखता हूं कि प्राइवेटली मैनेज्ड हैं, बाद में वो एडेड स्कूल हो गए। लेकिन अब जो प्राइवेट सेक्टर आ रहा है वो बहुत कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर है, कमर्शियलाइजेशन कर रहा है एजुकेशन को, जो एक पब्लिक गुड है। दुनिया भर में एक मान्यता थी कि एजुकेशन एक पब्लिक गुड है, एक सोशल गुड है, और ये पब्लिक गुड जो है ये पब्लिक के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ये इसका मार्केट नहीं किया जा सकता, इसको कम्युनिटी नहीं बनाई जा सकती। ये दुनिया भर के अंदर ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी सरकार अपने नागरिकों को इसे मुहैया कराए, और उसके लिए वो टैक्स लेते हैं, बहुत तरह से पैसे लोगों से लेते हैं। तो उसके जरिए पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग की जाए, खास तौर से बेसिक एजुकेशन जिसको बोलते हैं, कि सेकेंडरी लेवल तक एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। ये यूनाइटेड नेशन से अप्रूव है, ये दुनिया भर के अंदर कितनी ट्रीटी हुई है, कितने कन्वेंशंस हैं जिसमें भारत सरकार ने भी दस्तखत किया है। ये पूरी मान्यता है कि इसका कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं किया जा सकता, इसका कोई मार्केटाइजेशन नहीं किया जा सकता। ये सर्वमान्य मान्यता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ठीक इसके उलट हो रहा है। उलट ये हो रहा है कि सरकार धीरे धीरे हाथ अपने खींच रही है पीछे, और प्राइवेट सेक्टर इसमें तेजी के साथ प्रवेश कर रहे हैं, और वो प्राइवेट सेक्टर हैं जो कि इससे मुनाफा बना रहे हैं। चेन ऑफ स्कूल्स खोल रहे हैं, और कई तरह के स्कूल खोल रहे हैं, एक स्कूल नहीं। डीपीएस और ला मार्टिन ने इस तरह के बड़े बड़े स्कूल भी खोल रहे हैं, एलीट स्कूल खोल रहे हैं, जहाँ प्लेग्राउंड जो है वो एयर कंडीशनड है, और दूसरी तरफ लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल भी खोल रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे कि महंगे शैम्पू भी मिलते हैं और 2 रुपए के भी शैम्पू मिलते हैं। एक ही कंपनी वो बेच करके उससे पैसा मुनाफा कमाती है। एक ही कंपनी लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल भी चल। अब लो कॉस्ट बिजनेस में तो इंटरनेशनल कंपनीज आ गई हैं, प्रिज इंटरनेशनल एकेडमी, पियरसन, एडुकॉम, ये जो यूनिवर्सिटी, ये जो बड़ी इंटरनेशनल एजुकेशन कंपनीज हैं, ये धीरे धीरे अफ्रीका और एशिया के अंदर वो धीरे धीरे अपना बाजार फैला रही हैं, लो कॉस्ट जिसको बोलते हैं। क्योंकि एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा सरकार के साथ वो टाई अप करती हैं। अफ्रीका के अंदर अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियों को वहाँ की जनता ने खदेड़ के भगाया, तो उसमें क्या होता, अब वो ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी यहाँ आंध्र प्रदेश में आ गई, विजयवाड़ा में उसने अपना ऑफिस भी बना लिया है, और वो वहाँ पर 1000 स्कूल सरकार से सरकारी स्कूल ले रही है, और बाकी कुछ अपने स्कूल खोल रही है। तो उसमें उनको बहुत मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सब्सिडाइज रेट पर बिजली मिल जाएगी, उनको ज़मीनें मिल जाएंगी सस्ती, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और फिर पीपीपी मॉडल में सरकार उनको पैसा भी दे देगी। एक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नया चलन शुरू हुआ है, जिसमें सरकार का पैसा लीजिए और प्राइवेट कंपनियां स्कूल चलाएंगी और एजुकेशन चलाएंगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप देखिएगा जो कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इतनी मुश्किल में पड़ जाएंगे कि उनको या तो बंद कर देना पड़ेगा अपना स्कूल, या तो फिर वो सरेंडर करके चले जाएंगे, निकल जाएंगे। और ये पूरा स्पेस मार्केट के जरिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के जरिए, या कहिए तो कमर्शियल कंपनीज के जरिए ये कैप्चर कर लिया जाएगा। ये एक बड़ा ख़तरा हमारे पास है। हमने हिंदुस्तान में स्कूल एजुकेशन काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर आज़ादी के बाद डेवलप किया था, बहुत बड़ा। अभी भी 1.5 मिलियन, सोचिए 15 लाख स्कूल हमारे देश के हर गांव, हर हेलमेट, हर जगह पे, हर मोहल्ले में मौजूद है सरकारी स्कूल। इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमने स्कूल एजुकेशन का खड़ा किया था, जिसमें अभी भी 55 लाख टीचर हैं, और अगर 10 लाख जो वैकेंसी है वो भी फुलफ़िल कर दी जाए तो करीब 65 लाख टीचर हो जाएंगे। और फिर उनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 25 करोड़ है जो स्कूलों में जाते हैं, आंगनबाड़ी छोड़ दीजिए, स्कूलों में जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या को पब्लिक सेक्टर के जरिए, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के जरिए ये सब ढांचे तैयार किए गए और बनाए गए और बहुत बड़े पैमाने पर खड़े किए गए। और 80 तक प्राइवेट स्कूल्स बहुत कम थे,
80 तक तो सभी लोग इन्हीं स्कूलों से निकल के गए हैं। देश में जो लोग भी आज बड़े बड़े नाम दिखाई देते हैं, हम सब लोग भी इन्हीं स्कूलों से पढ़ के निकले हैं। और ये स्कूल एक ज़माने में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर स्कूल माने जाते थे, और ये सोशलाइजेशन की जगह भी मानी जाती थी। हर तरह के लोग इसमें आते थे, कि किसी भी जाति के, मजहब के हो, या क्योंकि स्कूल तो एक जगह है सोशलाइजेशन की, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने का जो तरीका है वो स्कूल से ही लोग सीखते हैं। स्कूल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लेस है टू ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड मेक देम सोशल। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह रही है, और उस तरह से इन स्कूलों को देखा गया। हम लोग भी इन्हीं स्कूलों से पढ़ के बाहर निकले हैं, लेकिन आज इन स्कूलों पे बड़ा ख़तरा है, और हमने बड़ी लड़ाई लड़ी कि हम सब लोगों ने, मैं तो उस लड़ाई के साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। शिक्षा जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं था, आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 45 था, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है। तो उसके लिए बड़ी लड़ाई हुई देश में, बहुत आवाज़ें उठी। 100 साल पहले गोखले साहब ने एक बिल पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो बिल गिरा दिया गया, क्योंकि लोग ये मानते थे कि सभी लोगों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, कुछ लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे और कुछ लोग काम करेंगे, इस तरह की धारणा थी। और आज भी ये धारणा है कि सभी पढ़ के क्या करेंगे। आज भी बहुत सारी धारणाएं, सब एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अमीरों का अलग स्कूल होना चाहिए, गरीबों का अलग स्कूल होना चाहिए। इस तरह का भी एक कॉलोनियल माइंडसेट हमारे देश में 70 साल के बाद आज भी मौजूद है। बहुत सारी जगहों पर आप देखते होंगे कि गरीब बच्चों का प्रवेश रोक दिया जाता है। तो उस ज़माने में भी इसी तरह से हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिल वो गिर गया, जो पहला राइट टू एजुकेशन बिल पेश किया था गोखले साहब ने। और उसके बाद तो बहुत तरह की बहसें चली, गांधी ने भी उसमें हस्तक्षेप किया, अम्बेडकर ने भी हस्तक्षेप किया, और मौलाना आज़ाद ने भी उस पर बहुत कुछ शिक्षा पे काम किया है, और शिक्षा पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है। अब ये अलग बात है कि अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी बन रही है और जो अभी दिसंबर में आ रही है, उसके जितने भी अभी ड्राफ्ट आ रहे हैं, उसमें खास कुछ ही लोगों का जिक्र है, और जो अक़लियतों ने, क्रिश्चियंस ने, या मतलब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ने जो रोल प्ले किया है एजुकेशन को फैलाने का, एजुकेशन को चारों तरफ ले जाने का, अब उसका जिक्र इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मुश्किल है, दिख नहीं रहा है। तो अभी तो वो ड्राफ्ट स्टेज में है, दिसंबर में वो लाने वाले हैं। तो जो भी हो, एक बड़ी लड़ाई हुई है इस देश में, बड़ा संघर्ष चला है, नीचे से आवाज़ें उठी हैं, जुडिशरी का भी इंटरवेंशन था। मैं उसका बार बार जिक्र करता हूँ कि 93 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक केस में, जो बहुत मशहूर केस है, जेपी उन्नीकृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन इज इक्वल टू राइट टू लाइफ। अगर आदमी के पास शिक्षा नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके पास ज़िंदगी नहीं है, उसके पास जीने का अधिकार नहीं है। जीने का अधिकार शिक्षा के अधिकार से मिला हुआ, ये 93 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया था। और उसके बाद फिर बहुत तरह तरह की बात, और फिर दुनिया भर में एक ये एजेंडा लिया गया, आप जानते होंगे, डकर में, जमंतियन में कॉन्फ्रेंसेज हुई, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज हुई, जिन्होंने कहा कि एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सभी के लिए मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक गुड है और ये सब के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। और हर देश की सरकार को अपने यहाँ शिक्षा देने का संकल्प लेना चाहिए, उसको निर्णय करना चाहिए। EFA गोल्स, आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ने EFA गोल्स जारी किए थे, एजुकेशन फॉर ऑल। उसी के प्रभाव में हमारे देश में SSA शुरू हुआ, सर्व शिक्षा अभियान, और इसने बहुत कबाड़ा भी कर दिया हमारा, क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे स्कूल खोल दिए हर जगह, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा। नॉन फॉर्मल स्कूल्स बहुत खुल गए देश भर में, और पैरा टीचर्स वहीं से आए, क्योंकि स्कूल की और शिक्षा की क्वालिटी टीचर पर निर्भर करती है। अगर टीचर बढ़िया है, टीचर क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, ट्रेनिंग भी, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, और वो भी छोटे बच्चों को। उसके लिए आपकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, मेथोडोलॉजी बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेंड टीचर और क्वालिफाइड टीचर का जो क्वालिफिकेशन थी, ये सर्व शिक्षा अभियान ने इसको ख़त्म कर दिया। और बहुत उद्देश्य तो सर्व शिक्षा अभियान ने बहुत अच्छे बताए, लेकिन जो ऑपरेशनल पार्ट था उसमें दो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें उन्होंने कर दी। एक नॉन फॉर्मल स्कूल मशरूम हो गए पूरे देश में, आपने देखा होगा, और दूसरा जो है पैरा टीचर्स।
और अब हालत यह है कि देश में पैरा ही टीचर रह गए, शिक्षक गए। शिक्षक नहीं है, शिक्षाकर्मी है, शिक्षा मित्र है, शिक्षा ये है, ये इस टाइप का शिक्षा सहायक है, लेकिन शिक्षक अब नहीं। अब रेगुलर टीचर नहीं है, रेगुलर परमानेंट टीचर। मैं अभी छत्तीसगढ़ में गया, वहाँ पता लगा 80% कॉन्ट्रैक्चुअल लो पेड टीचर है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि टीचर को बड़ी तनख्वाह मिलती है इसलिए वो पढ़ाता नहीं है। ये मार्केट का सिद्धांत है जो अब शिक्षा पे आप लागू कर रहे हैं। कम पैसा दो, ज़्यादा काम करेगा, डरा के रखोगे, ज़्यादा काम करेगा। इत्मीनान से नहीं रहना चाहिए उसको, इसलिए उसको डराते रहो, कम पैसा देते रहो, वो ज़्यादा। ये मार्केट का सिद्धांत है। ये आप शिक्षा पर, पहला एजुकेशन कमीशन बना था 66 में, कोठारी साहब। कोठारी ने पूरी रिपोर्ट जो पेश की, वैसी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। और मैं समझता हूँ कि जैसा हमारा आइन है, संविधान है, दुनिया का बहुत ही बेहतर संविधान, हर आदमी उसमें अपनी तस्वीर और अपनी सुरक्षा देखता है, वैसे ही कोठारी साहब की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा था, 2-3-4 बातें उन्होंने बहुत अच्छी कही थी, और जिसमें शिक्षक की गरिमा को बनाए रखना और उसको अपने घर के चूल्हे चौके से निश्चिंत होकर के बच्चों के निर्माण में लगने की बात उन्होंने उठाई थी। उसको कहा था उन्होंने कि डिग्निफाइड सैलरी शिक्षक की होनी है और डेडिकेटेड टू द एजुकेशन, और उसका जो डेडिकेशन है वो शिक्षा के प्रति होना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने की थी। और एक बात और उन्होंने कहा था कि भारत में बहुत श्रेणीगत समाज है, सेग्रीगेशन बहुत है, बहुत तरह की हायरार्कीज काम करती हैं। एक समाज बनाने के लिए, इंटीग्रेटेड समाज बनाने के लिए स्कूल बहुत बड़ा टूल हो सकता है, और इसलिए स्कूल का पड़ोस तय कर दीजिए और उस पड़ोस का हर बच्चा उस स्कूल में आएगा, और इस तरह से एक नेशनल सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन बनाइए, तो पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही नेबरहुड स्कूल दुनिया भर में चले हैं, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, जहाँ भी आप देखिए, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा, जिनको आप कहते हैं कि बहुत आगे बढ़ गए हैं, हिंदुस्तान से 150-200 साल आगे चले गए हैं, वो लोग, शिक्षा उनका एक बहुत बड़ा माध्यम रहा। और वो भी शिक्षा अलग अलग श्रेणी की शिक्षा नहीं, अलग अलग स्कूल नहीं, एक स्कूल जिसमें सभी पढ़ रहे हैं, सभी, एक एक पीढ़ी उन्होंने पढ़ाई है एक ही जगह, काले गोरे गरीब अमीर एक ही स्कूल में, गांव, अब मोहल्ले का स्कूल, बगल का स्कूल, जिसको वो नेबरहुड स्कूल बोलते हैं, नेबरहुड स्कूल में पढ़ाई करके लोगों ने अपनी तरक्की की है। कोठारी साहब ने ये कहा था कॉमन स्कूल सिस्टम बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि बड़े नारे लगे कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, शिक्षा होगी एक समान। हमने भी नारे लगाए यूनिवर्सिटी में, कोई भी होगा, शिक्षा एक समान होगी, निर्धन हो या हो धनवान, शिक्षा होगी एक समान। ये नारे हमने अपने छात्र आंदोलनों में लगाए हैं। बहुत एक सपना था कि हर जगह बंटवारा होगा, हर जगह अलग अलग हैसियत दिखेगी, लेकिन स्कूल में नहीं दिखेगी। स्कूल सबका एक होना चाहिए और वो पब्लिक फंडेड होना चाहिए। वहाँ कोई अमीरी गरीबी नहीं दिखनी चाहिए, वहाँ कोई विषमता नहीं दिखनी चाहिए, वहाँ कोई फ़र्क नहीं दिखना चाहिए कि पैसे वाला शिक्षा को खरीदेगा और गरीब आदमी शिक्षा के लिए मोहताज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये कहा था कोठारी साहब ने कॉमन स्कूल सिस्टम बनाने के लिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि 6% GDP 66 में रिपोर्ट आई थी, 80 तक उन्होंने कहा था ये सारे काम तभी होगी जब राष्ट्र इसमें पैसा लगाएगा। शिक्षा में पैसा लगाना ये इन्वेस्टमेंट है देश के प्रति, भविष्य के प्रति। ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। देश को अपनी जनरेशन पर, अपने बच्चों पर, अपने भविष्य पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा था कि आप 80 तक, 1980 तक 6% करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए टाइम दिया था उन्होंने, 66 से 80 तक आप 6% कीजिए, 6% से नीचे मत आने दीजिए, इसको आगे बढ़ाते जाइए अपनी इनकम के हिसाब से। और इस तरह शिक्षा पर एक डेडिकेटेड फंड सरकार को लगाने की ज़रूरत थी। 50 साल पहले उन्होंने ये बात उठाई थी। आप सोच लीजिए, 50 साल हो गया। जावेद साहब ने बताया होगा आपको कि 50 साल में 6% तो कभी इस देश की सरकार ने, एक बार जरूर 4.7% समथिंग हाईएस्ट था। अब तो ये 3.7 है, लेकिन इसका कैलकुलेशन भी बहुत गलत है। और उसमें बता रहे हैं ये कि 60% जो है, वो जो 2% सेस था, जो कमी पूरा करने के लिए लगाया गया था, अब वो वही बेसिक फंड हो गया है, क्योंकि वहाँ 61% फंड वहीं से आ रहा है।
जो 2% लगाया गया था कि अगर कमी हो रही है तो इसके लिए हर टैक्स पेयर 2% शिक्षा के लिए सेस देगा, उससे प्रारंभिक शिक्षा कोष बनाया जाएगा और वो शिक्षा कोष जो है कमी को पूरा करेगा। अभी 61% फंड उसी से शिक्षा के लिए आ रहा है, मतलब वो बेसिक सोर्स हो गया और जो रेगुलर टैक्स कलेक्शन है उसमें शिक्षा का कंट्रीब्यूशन गायब हो गया। और ये धोखाधड़ी है देश की जनता के साथ, ये धोखा दे रहे हैं आप, लोगों को झूठ बता रहे हैं, लोगों को आप झूठ फैला रहे हैं। और इस तरह से मुझे याद है कि अरविंद सुब्रमण्यम ने पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें कहा था कि 2% हम रेगुलर टैक्स से केवल 2% शिक्षा पर खर्च करते हैं। सोचिए आप, और इसमें हायर एजुकेशन भी शामिल है, इसमें IIM और IIT भी शामिल है, इसमें सब शामिल है। देश 2% शिक्षा पर खर्च करता है रेगुलर, और बाकी जो है प्रारंभिक शिक्षा कोष से आ रहा है। ये अगर हालत है, ये अगर सिचुएशन आपकी है, तो आपके स्कूल कैसे बढ़िया बनेंगे? आप ये झूठ बोलते हैं कि हम क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं। अरे क्वालिटी कैसे बढ़ाएंगे आप? आपके पास टीचर नहीं, आपके पास मैथ्स के टीचर नहीं है, लैंग्वेज के टीचर नहीं है, साइंस के टीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप धीरे धीरे अपने स्कूलों को ही ख़त्म करते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को आप उसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि 2 लाख स्कूल जब से RT आया है 2010 में, तब से 2 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। अब सरकार से पूछिए तो वो कहते हैं कि बच्चे ही नहीं हैं तो हम कैसे चलाएं। पंजाब हाई कोर्ट ने अभी पंजाब सरकार से पूछा है, सभी, मैं कोई बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सब ने ये समझ लिया है कि अब ये जो स्कूली शिक्षा है ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। सब ने उससे हाथ खींचना शुरू किया। पंजाब सरकार ने 800 स्कूल अभी बंद किए, किसी ने लिटिगेशन दाखिल किया पंजाब हाई कोर्ट ने। सरकार ने पूछा, हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप ये बताइए कि स्कूल बंद करना तो लास्ट सोल्यूशन है, अंतिम सोल्यूशन है, बच्चे तो हैं ना उस एरिया में, वो बच्चे लो कास्ट प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। एक बोर्ड लगा हुआ है कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती है यहाँ, वो अध्यापक को अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है पता नहीं। सही शिक्षा दीजिए तो ठीक है, गलत शिक्षा दीजिए तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसको सुधारेंगे कैसे आप? गलत अंग्रेजी पढ़ा दीजिए तो जिंदगी भर में वो सुधर नहीं पाती है। तो इस तरह के अधकचरे स्कूल चल रहे हैं, आप जानते हैं। तो वो बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ के वहाँ जा रहे हैं अंग्रेजी के अट्रैक्शन में। तो अब क्या हो रहा है कि साहब, तो हाई कोर्ट ने पूछा कि आपने उन बच्चों को वापस लाने के लिए क्या क्या काम किया? क्योंकि जब देश में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का कानून है और ये काम सरकार को करना है, तो सरकार अपने स्कूल क्यों बंद कर रही है? उन बच्चों को वापस लाने के लिए अपनी शिक्षा के स्तर को ऊंचा कीजिए, अपने शिक्षा की लर्निंग को ऊंचा कीजिए, लोग अपने आप आपके पास आएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो इसलिए हमने बड़ी लड़ाई लड़ी कि चलो, और दुनिया भर का जो दबाव था और जुडिशियल इंटरवेंशन था 2002 में राइट टू लाइफ के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा जो है वो राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन इक्वल टू राइट टू लाइफ, तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ है। तो उसी के साथ आर्टिकल 21A हो गया, जो राइट टू एजुकेशन हो गया, फंडामेंटल राइट टू, हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार, जस्टिसिएबल कानून मिल गया। कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा जुडिशरी में जा सकता है और जाके वो कह सकता है कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हमारे स्कूल में टॉयलेट नहीं, हमारे स्कूल में पानी नहीं है। अब वो अलग बात है कि आपकी जुडिशरी कैसे काम करती है या बाकी लोग कैसे काम करते हैं, क्योंकि पब्लिक कंसर्न अब धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस का ख़त्म होता जा रहा है, ये भी आपको मालूम है। तो इसलिए वो 2002 में बना, और फिर उसको बनाने में चूँकि उसमें एक था कि स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन कि ये जो फंडामेंटल राइट है वो कानून के जरिए लागू किया जाएगा। तो अब जब कानून बनाने की बात हुई तो उस कानून को बनाने में 8 साल लग गए, और 8 साल में 7 ड्राफ्ट बनाए गए और वो पेश हो। पहले बार तो जो ड्राफ्ट पेश हुआ, जिसमें मैं भी था, उस ड्राफ्ट में कहा गया कि अगर बच्चे नहीं स्कूल आपके आ रहे हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी और 50 रुपया रोज़ के हिसाब से लगेगी। तो हमने कहा भाई ये तो स्कूल से ज़्यादा जेल खाना बनवाना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत कारणों से लोगों के बच्चे नहीं आते हैं स्कूल में। आप मोटिवेट कीजिए, सोसाइटी को शिक्षा का महत्व समझाइए, उनको मोटिवेट कीजिए कि वो बच्चे यहाँ आए। बहुत सारे लोगों के समझ में आता है कि पढ़ लिख के क्या करेंगे,
तो गरीबी है तो चलो बच्चे काम करेंगे और काम करके वो करेंगे, क्योंकि आपने मकसद ही जब शिक्षा का रोजगार बना दिया। अभी आजकल भी यही हालत है, आपने सारा मकसद तो रोजगार पाना बना दिया। अब लड़के जब पढ़ के डिग्री लेके निकल रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्रियां, तो अब तुमसे रोजगार मांग रहे हैं, तो अब आप इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि रोजगार तो बढ़े नहीं देश में, बल्कि रोजगार कम हो गए। आईटी सेक्टर जो सबसे ज़्यादा बूम था रोजगार का, वहाँ अभी 60,000 लोग निकाल दिए गए। इन्फोसिस जैसी कंपनी में लोग निकाले गए। जब आपने शिक्षा का मकसद बना दिया नौकरी पाना, तो लोग अब नौकरी मांग रहे हैं आपसे, और आप फिर कह रहे हैं कि साहब हम नई नौकरी नहीं दे सकते, हम तो लोगों को नौकरी देने लायक बना रहे हैं। अब बताइए आप, मजाक। वो कह रहे हैं कि नहीं नौकरी नहीं, हम नहीं चाहते कि लोग नौकरी करें, लोग दूसरों को नौकरी दे। अब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? एक गरीब आदमी, एक चपरासी के लिए 25-25 हजार लोग नौकरी लाइन लगाए, लाखों लोग लाइन लगा के खड़े हैं चपरासी की, MA, BA, PhD स्कॉलर, वो मांग रहे हैं। क्योंकि आपने तो बता दिया कि रोजगार पाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। लोग चाहते भी हैं कि भाई रोजी रोटी का भी सवाल जुड़ा हुआ है शिक्षा के लिए, तो अब वो खड़े हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि नहीं हमने तो लोगों को ये नहीं कहा कि नौकरी देना है, हम तो लोगों को बना रहे हैं कि वो खुद नौकरी दें दूसरों को। अरे क्या पागलपन है ये! झूठ और फरेब से देश तो चलता नहीं है, देश तो हकीकत से चलता है। हकीकत तो यही है कि इस देश में बेरोजगारों की बड़ी भारी तादाद खड़ी हो रही है। इंजीनियरिंग कॉलेजेज आप देख लीजिए, सब खाली पड़े हुए हैं, जो एक ज़माने में भरे रहते थे, एडमिशन के लिए लोग जूझते थे। आज इंजीनियरिंग कॉलेजेज में बच्चे नहीं हैं, क्योंकि कहीं नौकरी नहीं है। 2 लोग सोचते हैं कि 1.5 लाख रुपए पर ईयर खर्च करके 4 साल की डिग्री, 4 साल मतलब कितना पैसा खर्च हो जाएगा, 7-8 लाख रुपया खर्च करके, और इसके बाद बच्चे को कोई नौकरी नहीं। कोई बीटेक करके लोग घूम रहे हैं। बीटेक करके वो, मुझे एक लड़का मिला, वो चला रहा है, ओला चला रहा है। मैंने पूछा कि तुम ओला क्यों चला रहा है? साहब बीटेक किए हैं, बहुत अच्छे नंबर हमने लाए थे बीटेक में, लेकिन अब कहीं नौकरी नहीं, अब ओला चला रहा हूँ। तो इस तरह की हालत आपने बना दी है। और आप झूठ मूठ का एक स्किल डेवलपमेंट शुरू कर दिया। काहे का स्किल है भाई ये? कहाँ स्किल लेके जाएंगे लोग, और किस तरह का स्किल? और स्किल भी फर्जी है, क्योंकि वो सारा पैसा जो स्किल डेवलपमेंट का है वो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस और फाउंडेशंस ले जा रहे हैं, और बाद में एक सर्टिफिकेट बांट दे रहे हैं। उसको कोई स्किल भी नहीं आता। तो पूरा मेस हो गया है पूरा देश। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा का जो लार्जर है उद्देश्य, उसके साथ बेसिक एजुकेशन आपके पास है नहीं। आप डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अब उसमें भी कमीशन खाते हैं सब। कंप्यूटर बिठा दिया, बिजली आई नहीं रही है, कंप्यूटर चलाने वाला कोई ऑपरेटर नहीं, उस मास्टर को भी नहीं आता है जो वहाँ बैठा बेचारा, वो कह रहा है डिब्बा रखा हुआ है यहाँ, देख लीजिए आप। और करोड़ों रुपए और अरबों रुपए का वारा न्यारा हो गया उसमें, कंप्यूटर में। तो पहले तो लोगों को बेसिक एक बढ़िया टीचर दो, बच्चों को बेसिक एजुकेशन दे। इसके बाद तुम, दुनिया जो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ी है, कंप्यूटराइजेशन की तरफ बढ़ी है, उसने पहले बेसिक एजुकेशन दिया है अपने बच्चों को। उसके बाद दूसरे चरण में वो जो है गए हैं उस स्थिति में जहां वो डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। हाँ, तो वो कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। आप तो बेसिक एजुकेशन ही नहीं दिया आपने, आप कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत ही खतरनाक, पूरा शिक्षा जगत जो है वो खतरनाक दौर से गुजर रहा है। तो एक तो ये कि 2009 में पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने RT एक्ट को पारित किया, जिसमें सारे देश भर के बच्चों को, अब आप लोग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से हैं तो आप, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में, आपको मालूम है, एडेड और अनएडेड माइनॉरिटीज़ को बाहर कर दिया है RT एक्ट से। और उसमें एक 25% का क्लाज है जिसमें प्राइवेट कॉलेजेज अभी भी लड़ रहे हैं। 25% जो था वो एक्चुअली इसलिए था कि शिक्षा, देखिए, कोई दुकानदारी नहीं है। 25% गरीब लोग जाएंगे तो गरीब का फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि अमीरों का सोशलाइजेशन होगा। इस लिहाज से 25% हम लोगों ने कहा था कि इसमें आए। इसको लेके बहुत डिबेट है, बहुत वो है। अब जो हाई फीस वाले लोग हैं, 1-1 लाख रुपए फीस लेके एडमिशन देते हैं, उनको ये बड़ा ख़राब लगता है कि 11,000 रुपये रीइंबर्समेंट पर वो मोहल्ले का कोई गरीब नाई धोबी और इसका बच्चा जो है वो आके हमारे स्कूल में पढ़े, एयर कंडीशन।
ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास का कॉन्फ्लिक्ट है। हमने इसी को तोड़ने के लिए इस आरटीई में 25% का प्रोविज़न किया था और ये भी कहा था कि ये मुफ्त नहीं होगा, सरकार अपने रेट से इनका रीइंबर्स करेगी। सरकार नहीं कर रही है, वो भी एक कंसर्न हो सकता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि एजुकेशन जो है वो एक मिक्स्ड एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। एजुकेशन सेग्रीगेशन बोलते हैं उसको, बंटवारे का जरिया नहीं बनना चाहिए, एजुकेशन जोड़ने का जरिया बनना चाहिए। अमीर और गरीब बच्चों में क्या फ़र्क है अगर वो एक साथ बैठ करके पढ़ेंगे एक साथ, क्योंकि जो ये एलीट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं और एलीट परिवारों से आते हैं, उनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है, और आगे चल के अगर वो IAS PCS बन गए तो वो फिर गरीब का जवाब जो है लाठी गोली से ही देते हैं, बाकी और कोई उनके पास रास्ता रहता नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि ये बचपन से शुरू किया जाए कि एक मिक्स एजुकेशन की शुरुआत की जाए। हो सकता है ये प्रयोग अगर सफल हो जाए तो आगे चल के 50% और फिर इसके बाद इसको और तरीक़ों से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जो है वो उनको एक साथ मिल के पढ़ने और रहने का सलीका देश में सीखना चाहिए, ऐसा इंतज़ाम शुरू करना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो ख़त्म कर रहा हूँ, इनाम साहब इशारा कर रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर। दूसरी बात ये कर रहा हूँ, देखिए जो सरकारी स्कूल हैं ये गरीबों की पढ़ाई के साधन हैं। इसके आपके मदरसे में भी मुझे लगता है 4-5% बच्चे मुसलमानों के जाते होंगे, बाकी सब सरकारी स्कूलों पर है। और अगर वहाँ अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अच्छे टीचर नहीं होंगे, बताइए 10% तो सिंगल टीचर स्कूल हैं अभी, टॉयलेट नहीं। 7 साल हो गए इस कानून को कानून बनाने और कानून को लागू कराने में, अमल कराने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं इतने दिनों से। और RT फोरम 10,000 देश के ऑर्गेनाइजेशंस का 20 राज्यों में हम काम करते हैं और वो सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सब को लेके हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी 10% से कम स्कूल हैं देश में सरकारी जिनमें कि RTE के प्रोविज़न लागू हैं। आप समझ सकते हैं सरकार कितना इसके प्रति सचेत है, अपने ही कानून के प्रति। पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने सर्वसम्मत पारित किया है इसको। ये क्या साजिश हो सकती है, इसको आप सोच सकते हैं कि अपने ही स्कूलों में अपना ही बनाया हुआ कानून सरकार लागू करने में कोताही कर रही है। और 7 साल हो गए और सरकार चाहती है तो कोई भी काम एक रात में कर देती है। आप जानते हैं इतना ताकत है उसके पास, इतना पैसा है, इतना ताकत है कि अगर कुछ भी वो करना चाहे तो वो एक ही रात में कर देती है। सवेरे आप उठेंगे तो नया मंजर दिखाई देगा। लेकिन स्कूली शिक्षा को दुरुस्त करने में और इस कानून को लागू करने में 7 साल लग गए और अभी तक 10% भी स्कूलों में सारे प्रोविज़न लागू नहीं हो पाए। और ये बुरी हालत इस कानून की हो गई। और अब कानून को डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है। 1 मिनट आपको लूँगा। अब कानून को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। और एक नो डिटेंशन था जिस पर मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि वो बड़ा विवाद है, उसको विड्रॉ करने की बात हो रही। मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, उसमें हमने कहा इस बात को, क्योंकि कानून ने कहा है कि 8वीं तक बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते। और इसलिए नहीं कर सकते, ये हम लोगों के बड़े प्रयास से आया था कि भाई बच्चों को आप क्यों सजा दे रहे हैं, आपके पास टीचर नहीं है। एक बच्चा 10 बजे स्कूल में आ गया, 5 बजे तक है आपके पास, तो अब ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि उसको देखे। लेकिन ये नहीं हमने कहा था कि परीक्षा नहीं लेंगे आप, परीक्षा मतलब असेसमेंट नहीं करेंगे, उसके साथ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो दुनिया की सबसे मॉडर्न मेथोडोलॉजी है बच्चों की प्रतिभा को और उनके प्रोग्रेस को एसेस करने की, वो उसके साथ जोड़ा गया था कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कीजिए, हर बच्चे की फाइल बनाइए। टीचर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसके लिए और ये देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है, खेल कूद की प्रतिभा हो सकता है, मैथ में कमज़ोर हो लेकिन वो सोशल साइंस में मजबूत हो सकता है, दूसरे सब्जेक्ट में। सर ये स्कूल का काम है कि देखे कि कहाँ कमजोरी है और कहाँ प्रतिभा है, कमज़ोर पक्ष में उसको मदद करे और उस बच्चे को आगे बढ़ाए, क्योंकि बच्चा तो स्कूल की सुपुर्दगी में है। और ये स्कूल फेल होता है, बच्चा थोड़ी फेल होता है। अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो उसका मतलब स्कूल फेल हो गया, टीचर फेल हो गया, आप उसको नहीं समझा पाए, पढ़ा पाए। तो एक मेथोडोलॉजी थी ये, लेकिन अब ये उसको चाहते हैं कि इसको फिर से वापस लाया जाए। और उसका यही सबसे बड़ा कारण है कि जो गरीब तबके के और सोशल उससे निकल के बच्चे आते हैं, जिनको बड़ी मुश्किल, बहुत सारे बच्चे अपने घर बार का काम करके, ख़ासतौर से लड़कियां आती हैं,
वो सब की शिक्षा इससे प्रभावित हो जाएगी। और कहीं भी देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप चले जाइए, देखिए हायर एजुकेशन में आप बताइए, हायर एजुकेशन में ग्रेड सिस्टम है। हायर एजुकेशन में किसी बच्चे को दोबारा उस क्लास में नहीं रखा जाता, उसको 2 बार 3 बार मौका दिया जाता है। बच्चे को क्यों आप पनिशमेंट दे रहे हैं? हमने कहा था कि ये फ्री इन्वायरमेंट में बच्चों को सीखने का मौका दीजिए। डरा के दुनिया में अब आप अपने बच्चे को भी डरा के नहीं कुछ सिखा सकते, समझा के ही सिखा सकते हैं। बच्चे भी बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नेट से इससे उससे आ रही है उनके पास, आप उस तरह से बच्चों को डील कीजिए। लेकिन अभी उन्होंने उसको कर लिया है। हमने पार्लियामेंट्री उसमें कहा कि आप पहले अपना सिस्टम ठीक कर लीजिए, तब फिर बच्चों को फेल कीजिए। आप तो खुद ही फेल हो गए, आपने अपना RT नहीं लागू किया और कहा था कि 2013 तक सब लागू हो जाएगा और 2015 तक सारे टीचर रेगुलराइज और ट्रेंड हो जाएंगे। ये 2 बातें आपने लागू नहीं किया तो सरकार फेल हो गई। अब सरकार का क्या करें हम? बच्चे को तो आप रोक देंगे 1 साल उसी के लिए, और आपका क्या करें हम? आपको पनिशमेंट कैसे मिले? तो मुझे इतनी बात कहनी है, बाकी अगर कोई सवाल है वो है तो। लेकिन आपसे ज़रूर मैं कहूँगा कि प्राइवेट स्कूल्स थोड़े बहुत बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जहाँ 25 करोड़ बच्चों का शिक्षा का सवाल है, अगर कोई सरकार नहीं कमर कसेगी, अगर कोई सरकार इसको प्रमुख एजेंडा नहीं बनाएगी, जैसे आप कभी कभी कब्रिस्तान और शमशान को एजेंडा बना देते हैं, उसी तरह आप शिक्षा को भी अगर एजेंडा बना दें देश में और आप उस एजेंडे को लेके उतर पड़ें, तो शायद कुछ भला हो जाए इस देश का। धन्यवाद।